नेक्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। अब हम क्या करेंगे, एक एसी सर्किट के अंदर यानी कि एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि सर्किट में करंट कितना फ्लो होता है, वोल्टेज कितना होता है और उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा आपस में। वो सारी चीजें हम इसमें कैलकुलेट करके देखेंगे। तो मान लो कि एक रेजिस्टेंस है आर और उसको आपने क्या किया, एक एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। किसके अक्रॉस कनेक्ट किया है, बोलो, एक एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है ना आर रेजिस्टेंस को। ई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ई नोट का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओमेगा का मतलब क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा टी को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, फेज। ठीक है, तो ये वोल्टेज हमने एसी वोल्टेज एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई कर दिया। अब इससे सर्किट में करंट फ्लो होगा, है ना। तो मान लो टाइम टी के ऊपर अगर वोल्टेज की वैल्यू ई है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोलते हैं, तो उसी टाइम पे सर्किट में करंट कितना है, आई, जिसको हम इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। अब करंट की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है ताकि हम कंपैरिजन कर पाए वोल्टेज और करंट के अंदर। तो सबसे पहले तो ओम्स लॉ यूज करो और बताओ आई इक्वल टू क्या होता है। आई मतलब करंट, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो बस यहां पे ई की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। अब ई नॉट बाई आर क्या होता है, ए नॉट बाई आर मतलब, ए नॉट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो आपके पास मैक्सिमम करंट आ जाएगा, जिसको हम आई नॉट बोल सकते हैं। तो इस तरीके से करंट की इक्वेशन अपने पास आ गई। वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन क्या है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों का फेज क्या है, देख के बताओ फटाक से, दोनों का फेज क्या है। वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज भी है ओमेगा टी। दोनों का फेज क्या है, सेम। यानी कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट और वोल्टेज को E एंड आई, इन दोनों को सेम फेज में रखने का काम होता है। सेम फेज क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में होते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा वैसे वैसे करंट चेंज होगा। ए, ई एंड आई आर इन द सेम फेज। कैसे पता चला सेम फेज में है, हमने फेज चेक कर लिया, कहां दिक्कत है, ये ओमेगा टी है, ये भी ओमेगा टी है, दोनों सेम आ गया, हमने बोला सेम फेज में है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको एक वेवफॉर्म से ड्रॉ करके बताता हूं। देखो, अगर वोल्टेज की वेवफॉर्म आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, ये है वोल्टेज, तो करंट की वेवफॉर्म भी ऐसे ड्रॉ करनी है, बिल्कुल इसके साथ साथ, दोनों साथ साथ चलेंगे तभी तो सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब ही यही है कि जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो करंट भी जीरो हो जाएगा, जब वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा तो करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। तो ये दोनों की वेवफॉर्म मैंने ड्रॉ करी है और दोनों को मैंने क्या दिखाया है, यहाँ पे सेम फेज में दिखाया है। ये मतलब होता है सेम फेज का, दोनों साथ साथ चलेंगे, एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ कम होंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन बढ़ेंगे, फिर कम होंगे, इस तरीके से दोनों एक साथ चलेंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेम फेज में बोला जाता है। अगर ये दोनों सेम फेज में है तो फेज डिफरेंस कितना हो गया इनके बीच में, फेज डिफरेंस कितना हो गया, बोलो। फेज का डिफरेंस, फेज डिफरेंस बोला जाता है, तो वो तो जीरो हो गया ना भी, जितना इसका फेज है उतना इसका फेज है, दोनों को माइनस कर लो, फेज का डिफरेंस आ गया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, फेज डिफरेंस, जो जीरो आएगा। अच्छा, फेज डिफरेंस जब भी पता किया जाता है तो हमेशा वोल्टेज के फेज में से करंट का फेज माइनस करके देखा जाता है ना। फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू होता है फेज ऑफ वोल्टेज, हमेशा वोल्टेज का फेज पहले आएगा माइनस फेज ऑफ करंट। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, आगे भी हम इसको यूज करेंगे। जब भी फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो क्या लिखा जाएगा, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। नोट कर लो इसको, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, ऐसे लिखना हमेशा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। फेज डिफरेंस जब भी देखना है तो क्या लिखोगे, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट लिखना है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको अब इसका फेजर डायग्राम भी बताऊंगा। फेजर डायग्राम क्या होता है अभी समझते हैं हम लोग। चलिए जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम, फेजर डायग्राम। वेवफॉर्म डायग्राम तो अभी ड्रॉ किया था, वापस बता देता हूं। देखो, ये है वोल्टेज की वेवफॉर्म, फिर हमको बनानी है करंट की वेवफॉर्म, ये है करंट की वेवफॉर्म,
दोनों सेम फेज में है तो फेज डिफरेंस कितना, 0। आया समझ में। अब एक चीज देखो, यहां पे मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा जिसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर किसको बोलते हैं, वेक्टर को। फेजर किसको बोलते हैं, वेक्टर को। तो एक वेक्टर की फॉर्म में आपको करंट और वोल्टेज के फेज को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, देखो कितना फेज है किसका वो हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज की इक्वेशन क्या एज्यूम करी थी हमने, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और हमने करंट की इक्वेशन जब फाइंड करी थी I इक्वल टू ई बाई आर करके, तो आंसर क्या आया था, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया था। दोनों का फेज सेम आ रहा था, है ना। अब देखो जब भी आप फेजर ड्रॉ करोगे तो फेजर बोलते हैं एक वेक्टर को जो कि हमेशा ओरिजिन से ड्रॉ किया जाएगा, है ना। उसकी पूंछ कहां पे होगी, टेल कहां पे होगी, ओरिजिन पे। ये है ओरिजिन, यहां पे होगी हमेशा, ठीक है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है। कैसे ड्रॉ करूं अब, तो जैसे मुझे वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करना है तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को ड्रॉ करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ई नोट। तो ई नोट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ड्रॉ करना है। ई नोट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ड्रॉ करना है। कहां पे ड्रॉ करना है सर, वो ड्रॉ करना है ओमेगा टी एंगल पे। जितना फेज होगा ना वोल्टेज का उतने एंगल पे ड्रॉ करना है। तो एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे एक वेक्टर दिखा दो, इसके ऊपर लिख दो ई नोट, और यही बोला जाएगा फेजर ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का फेजर कैसे ड्रॉ किया, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। कितने एंगल पे रिप्रेजेंट करना है, ओमेगा टी एंगल पे रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, और इस वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, फेजर ऑफ वोल्टेज। फेजर बोलते हैं इसको। तो ये फेजर ऑफ वोल्टेज है। फेजर हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना है। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को दिखाया हमने, तो ये वोल्टेज का जो फेजर है ना, ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को दिखाएगा। जैसे मुझे करंट का फेजर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करूं बताओ अब। तो करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी, तो उसको भी आप ओमेगा टी एंगल पे ही ड्रॉ करोगे। करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आई नोट। तो करंट के फेजर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई नोट के बराबर होगा। तो एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे ही आपको एक और वेक्टर ड्रॉ करना है, जिसके ऊपर क्या लिखेंगे, आई नोट। कितने एंगल पे ड्रॉ किया है, वही ओमेगा टी एंगल पे ड्रॉ किया है, क्योंकि दोनों का फेज सेम ही तो है। सेम फेज है तो सेम लाइन पे ड्रॉ करेंगे, सेम एंगल पे ड्रॉ करेंगे। समझ में आया क्या। तो फेजर क्या है, एक वेक्टर होता है और जिसकी मैक्सिमम, जो हमेशा वोल्टेज या करंट की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना। ये ध्यान रखना है। और कहां पे ड्रॉ किया जाता है, तो जितना वोल्टेज या करंट का फेज होगा उतने एंगल पे ड्रॉ करना है बस इसको। ठीक, आया समझ में, आसान एकदम। तो ये हमने वोल्टेज का और करंट का रिलेशन देखा कि अगर रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट होता है तो करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में रहते हैं। मतलब रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखने का काम करेगा। जैसे जैसे वोल्टेज चेंज हो रहा है वैसे वैसे ही करंट चेंज होगा। आई बात समझ में, ठीक है।